when we talk about operating, it is always a principal revenue producing activity. They are not investing or financing, और financing और indirect नहीं, I mean investing नहीं होना चाहिए. Now यहाँ पे आपको कुछ चीज समझ में आनी है कि ऑपरेटिंग की जब हम बात करते हैं, when we talk about the operating activities, it means that they are usually carried on for earning a profit, day to day profit, right? जिसके अंदर नॉर्मली सेल ऑफ गुड्स आ जाता है, परचेज ऑफ गुड्स आ जाता है, इवन क्रेडिट ऑन कैश दोनों आ जाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस अगर आप दे रहे हैं, राइट से ये सब कुछ कैश जनरेट करता है. और क्रेडिट भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी पर वो उससे कैश फ्लो नहीं आता, इसीलिए यहाँ पे क्रेडिट एक्सपेंसेस कोई नहीं लिखे जाएंगे या क्रेडिट इनकम भी नहीं लिखी जाएगी. यहाँ पे हमको दो चीज चाहिए, तो कैश फ्लो चाहिए, पैसा आना चाहिए, कैश जनरेट होना चाहिए, प्लस ऑपरेटिंग से जनरेट होना चाहिए. ये दोनों ही वर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर हम बोले गेन एंड प्रॉफिट और सेल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज, डेफिनेटली अगर हमसे पैसा आ रहा है, कैश आ रहा है, तो विल राइट. इफ नॉट, इट इज जस्ट अ नोशनल गेन, वी शैल नॉट राइट. यहाँ पे दो मेथड बताई गई है, राइट, टू फाइंड आउट दिस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. वन इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड और अनदर इज कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. हमारे कैंपस डायरेक्टर जो है ना, वो अभी आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि वो अभी कर रहे हैं, तो उनको डायरेक्ट मेथड है, राइट, पढ़ने में. और आपको बिकॉज आप वो IIM से कर रहे हैं, तो उनको इतना कुछ टफ नहीं है, उनको डायरेक्ट मेथड से पढ़ रहे हैं, राइट, वो कोर्स कर रहे हैं छोटा सा. और आप लोग क्योंकि कंपनी 2013 को फॉलो कर रहे हो, इसीलिए आपको इनडायरेक्ट मेथड से पढ़ना है, राइट. सो फॉर यू दिस इज द मेथड. दोनों मेथड जो कि सही है, दोनों मेथड से आंसर आएगा, पर आपको हर एक सम इनडायरेक्ट मेथड से ही करना है, राइट. आपके सिलेबस में डायरेक्ट मेथड नहीं है. यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, डायरेक्ट मेथड of calculating cash flow from operating activities is not in a syllabus, hence it is not discussed. Clear? So let's understand the indirect method. अब indirect method है क्या? Right. So let's understand. So इसको समझने से पहले I just want to jump towards the whiteboard and just want to make you understand. मुझे आपको ये समझाना है कि indirect method से कैलकुलेट करने से पहले आपको थोड़ा बेसिक फंडामेंटल समझ में आना चाहिए, राइट. ये बेसिक फंडामेंटल है क्या? लेट्स अंडरस्टैंड दैट फंडामेंटल. Let me share my screen. Right. And we know something about operating activities, right? So far. हम अभी तक हमने क्या समझा? Let's understand this. Right? Profit कैसे निकलता है? तो हमारे जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसको क्लियर करते हैं. सेल्स आता है, राइट. क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड को समझना इंपॉर्टेंट है. रट्टा तो आप मार ही दोगे अगर समझ में नहीं आएगा तो समझा देता हूँ मैं आपको पहले, रट्टा बाद में मार देना अगर नहीं समझ में आए तो इसको भी. तो सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स माइनस होता है, राइट. क्या मिलता है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट, राइट. ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं? व्हाट आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू ऐड ऑपरेटिंग इनकम, राइट, लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. व्हाट वी यूज्ड टू गेट, क्या मिलता है हमको इससे? वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट. Then what we do? Then we add non-operating income, less non-operating expense. What we get at the end of the day? We get earning before interest and tax. No, net profit is still left, beta. We can say earning before tax because non-operating expense में वो आता है EBT. अभी tax minus नहीं किया उसमें से. Earning before tax you can say. उसमें से मैं अगर tax भी minus कर दूंगा last में. So what I got? Profit after tax, PAT. This is the whole procedure, right? और ये प्रोसीजर आपको अभी नहीं पूरी ज़िंदगी के लिए याद रखना है, बिकॉज आप कल के MBA करोगे, कुछ भी करोगे, ये कॉमन प्रोसीजर है जो समझने के लिए, अकाउंट्स को समझने के लिए या प्रॉफिट को समझने के लिए ये काम लगता है ना. व्हाट वी नीड इज, वी नीड एक तो कैश आइटम चाहिए हमको, वी नीड कैश फ्लो चाहिए, यानी हर एक कैश आइटम, नॉन कैश आइटम नहीं चाहिए हमको, राइट. एंड दूसरा वो कैश फ्लो भी कैसा चाहिए? ऑपरेटिंग से चाहिए, राइट. तो मैं क्या करूँगा, ये ऑपरेशंस इनकम ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर को ध्यान में लूंगा, क्योंकि COGS भी ऑपरेटिंग है तो इसको भी ध्यान में लूंगा. पर इसमें से भी मैं कौन सी चीज़ लूंगा पता है?
इसमें से भी मैं वही चीज दूंगा जो कैश है, ओनली कैश, नॉन कैश को हटा दूंगा उसमें से। कितना समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. So what I am going to get is at the end is operating profit I am going to get it, but that is of the cash operating profit. वो भी रोकड़े में मिलेगा, नॉन कैश आइटम नहीं आएगी इसके अंदर, राइट? पर ये तो डायरेक्ट मेथड हो गई। ये मेथड तो ये है कि सीधा सीधा हमने निकाल दिया कि कैश यूजीएस को माइनस करो, कैश ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करो, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ही माइनस करो। हम उल्टा जाएंगे क्योंकि ये इनडायरेक्ट मेथड है, हम नीचे से ऊपर जाएंगे। और इसमें जो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो नॉन कैश और जो नॉन ऑपरेटिंग है उसका रिवर्स एंट्री पास करना चालू करेंगे। जब ये करेंगे ना रिवर्स पूरा, तब जाके हमको जो मिलेगा वो परफेक्ट व्हाट आई कैन से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फ्रॉम कैश मिलेगा। यानी मैं टैक्स को ऐड करूंगा, राइट? तो जो भी नॉन ऑपरेटिंग है, अगेन वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो भी नॉन ऑपरेटिंग है और नॉन कैश है उसको रिवर्स किया जा रहा है हर एक चीज़ को, राइट? जैसे कि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने किया तो है, पर वो जैसे कि फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन लेट्स से, नहीं एप्रिशिएशन मशीन है तो ठीक है, वैसे ऐसा समझ लो कि एक लाइन हमने बेच दी मार्केट में, राइट? पैसे आए नहीं है, कैश आया नहीं है और क्रेडिट हमने बेची, तो नॉन ऑपरेटिंग है, नॉन कैश है, राइट? क्या करोगे? रिवर्स मार दोगे उसको। तो जो माइनस है उसको प्लस, जो प्लस है उसको माइनस। अल्टीमेटली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज we are going to get operating cash operating profit we are going to get is right at the end of the particular term. This is what is going to happen. Now हमको यही इनडायरेक्ट को फॉलो करना है, आपको डायरेक्ट नहीं जाना है, राइट? ये अलाउड नहीं है, डायरेक्ट कंपनी एक्ट 2013 अलाउड नहीं करती। अब ये क्यों अलाउड नहीं करती उसके पीछे बहुत बड़े रीजन है, हम बाद में समझेंगे उसको, राइट? पर कुछ रीजन है जरूर, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही आपको लगेगा कि हम बच्चे की जान देंगे क्या उल्टा करवा के पूरा, पर ऐसा ही है ये। सो लेट्स अंडरस्टैंड द वो उल्टी फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। सो ये आपको पहले सबसे पहले फाइंड करना है। फर्स्ट यू टू फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। हमको ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो जाना ही है, तो ऑपरेटिंग अभी नहीं जाएंगे हम पहले क्या पढ़ेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सट्राऑर्डिनरी आइटम। नाउ दिस विल बी अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सम, राइट? हमको नेट प्रॉफिट पे आना है जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम और टैक्स से पहले वाला, राइट? It means that we don't want profit after tax, we want profit before tax. एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी नहीं, पर उससे पहले भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स से भी पहले हमने देखा था एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं, जो बहुत रेयर सर्कमस्टेंसेस में होते हैं, राइट? सो अप टू द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टेप 1 वही है कि आपको स्टार्टिंग पॉइंट तक आ जाना है। हाउ टू कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट डायरेक्टली। द थिंग इज व्हाट यू नीड टू डू इज, पहले आपको लेना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो आपको दिया गया होगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सम में, वो आपको लेना है एज पर स्टेटमेंट। उस पर आप ऐड क्या करोगे? यू ऐड प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। आपने ये सा का प्रोविजन कुछ पैसा असाइड किया होगा, वो आप उसको ऐड बैक करके, राइट? बिकॉज सी इट इज अगेन लेट मी टेल यू दैट वी वांट, इट इज नॉट बिकॉज कि वो नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग है, नहीं, उसके लिए हम नहीं ऐड बैक कर रहे। इसको तो हम इसीलिए ऐड बैक कर रहे हैं बिकॉज ये प्रोविजन जो हमने बनाया है टैक्स का, राइट, वो कहीं ना कहीं आफ्टर टैक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजंस ऐड करने से ही वो बिफोर मिलेगा आपको। और कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम से वो ऑपरेटिंग तो होगी नहीं, क्योंकि एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आर नॉट कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जनरल एक्टिविटी में नहीं आई थी। तो कोई भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स होती है उसको ऐड बैक करो, यानी एक्सपेंस होता है तो ऐड बैक। अगर इनकम है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम मिली है तो लेस करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है, राइट, जो ऑलरेडी डेबिट हो गए तो उसको ऐड बैक करेंगे। और यहाँ पे देखेंगे तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम क्रेडिट की गई है तो इनकम है तो उसको लेस करेंगे। वैसे ही प्रोविजन अगर दिया है आपको, राइट, टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर तो ऐड बैक करेंगे, यानी आपने ऑलरेडी माइनस किया तो ऐड बैक करेंगे। और अगर उसमें से भी उल्टा हुआ है कि आपको अगर रिफंड मिला है इनकम टैक्स में से तो उसको लेस करेंगे। इससे होगा क्या कि आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। नाउ व्हाट व्हाई वी नीड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, दैट आल्सो यू अंडरस्टैंड।
हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेके क्यों नहीं चल सकते और बिफोर से क्यों चलेंगे? बिकॉज एज आई शोन इन माई वाइट बोर्ड दैट हमको रिवर्स जाके वी नीड टू कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन हियर, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट जाना है, तभी तो हम ये नॉन ऑपरेटिंग ऑन इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को एड और लेस कर पाएंगे, राइट? सो वी नीड टू फर्स्ट कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हियर टू हियर. लेट मी शो यू. लेट्स से फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन वी गो फ्रॉम हियर टू हियर. समझ में आ रहा है? Yes, sir. So this will be our starting point. Your sum starts with this earning before tax, but I'll say very clearly it is called profit because इसके अंदर नीचे extraordinary items भी आ जाते हैं कहीं ना कहीं, plus या less हो जाते हैं. So we say it is profit before tax and extraordinary item. Right, वहां पे आपका अटकना है हमको. ये समझ गए तो बहुत कुछ समझे आप, राइट? बिकॉज सब में ये भी एक बड़ा सा पहलू है, राइट? ये समझना, यहाँ तक आना बहुत जरूरी है, राइट? अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर हाँ अभी यहाँ पे भी दिक्कत ये है, स्टार्टिंग पॉइंट से काफी टाइम क्या होता है कि नेट प्रॉफिट दे दिया होता है, काफी टाइम नेट प्रॉफिट नहीं दिया होता, बैलेंस शीट आपको दे दी होती है, इनकम स्टेटमेंट दे दिया तो ठीक है, समझ जाएंगे कि प्रोविजन है उसके अंदर, रिफंड है तो उसको एडलेस कर देंगे. पर क्या होगा अगर सरप्लस दिया हो सब में, राइट? व्हाट विल हैपन इफ द स्टार्टिंग पॉइंट इज सरप्लस, सरप्लस से स्टार्ट करना होता, तो सरप्लस होता क्या है समझते हैं इसको वापस, राइट? लेट मी गेट बैक टू द व्हाइट बोर्ड अगेन. व्हाट इज अ सरप्लस? नाउ नेट प्रॉफिट के 3 हिस्से याद करो, मैंने आपको इकोनॉमिक्स में भी समझाया था, अकाउंट्स में भी समझाया है. नेट प्रॉफिट के कौन से 3 हिस्से होते हैं, कोई बता सकता है मुझे? यस, फर्स्ट वी पे एज अ टैक्स, सगा को देते, उसके बाद बचता है तो कुछ हम क्या करते, डिविडेंड में बांट देते, और उसके बाद भी अगर कुछ बचता है देन वी कीप एज रिटेन अर्निंग्स. याद आ रहा है ये? Yes, sir. राइट. नाउ रिटेन अर्निंग्स हैज मेनी पार्ट्स. रिटेन अर्निंग का भी बहुत सारा पार्ट होता है. या तो आप अलग तरह के रिजर्व्स में डाल सकते हो, जनरल रिजर्व है, कैपिटल फ्लक्चुएशन रिजर्व, बहुत सारे रिजर्व्स है. और लास्ट जो बचता है ना उसमें भी रिटेन का भी रिटर्न रिजर्व्स में डालने के बाद भी जो बचता है उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सरप्लस. ये समझ में आ रहा है आपको? तो आपको नेट प्रॉफिट दे दिया था तो ठीक था भाई, ऊपर आना बहुत यानी स्टार्टिंग पॉइंट तक यहाँ से ऊपर चला जाना, ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स निकालना बहुत ईजी है. पर अगर आपको यहाँ पे दिया है, सरप्लस दिया है, तो पूरा घूम के अगर आपको ऊपर आना पड़ेगा यहाँ तक, इट्स डिफिकल्ट. यस, इट्स डिफिकल्ट. पर ये समझना है, ये लॉजिक ही है और कुछ नहीं. सो व्हाट यू नीड टू डू बेसिकली, आपको करना क्या पड़ेगा, सरप्लस जब होता है ना तो सरप्लस में हर साल के सरप्लस ऐड होते जाते हैं, राइट? तो ये सरप्लस जब हम बैलेंस शीट में सरप्लस देखते हैं ना बेटा, तो सरप्लस लास्ट ईयर का सरप्लस में कुछ ऐड हुआ होगा, वो मिला के ये सरप्लस बनेगा. तो इसमें से यही नहीं पता चल सकता कि ये साल का कितना सरप्लस है. अगर आपको ये साल का सरप्लस निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, लास्ट ईयर का सरप्लस माइनस कर देना पड़ेगा उसमें से, राइट? लास्ट ईयर का अगर मैं सरप्लस माइनस कर दूं तो मुझे पता चलेगा कि ये साल का करंट ईयर का सरप्लस क्या है, क्योंकि लास्ट ईयर के सरप्लस के अंदर बहुत सारे साल के सरप्लस ऐड होंगे, राइट? जैसे कि 2016, 17, 18, समझ में आ रहा है? उसमें मिला के लास्ट ईयर का सरप्लस आया होगा. ये क्लियर हो रहा है? करंट सरप्लस निकालना पहले तो. यस, Yes, sir. right? Try to understand the logic. So let's move towards the formula, usual formula, right? So क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आना है तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस, ये लिखा है यहाँ पे, राइट? क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस का सरप्लस का डिफरेंस निकाला पहले तो, और कुछ मत कर सबसे पहले. क्लियर? ये यहाँ तक क्लियर है, राइट? लेट मी गेट बैक टू द व्हाइट बोर्ड अगेन. व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको अच्छे से? Yes, sir.
सो इफ यू लुक नाउ क्लियरली कि सरप्लस का हमने ले लिया, करंट सरप्लस ले लिया, अभी इसमें से भी क्या करना है हमको? अगर हमने उसमें से कुछ ये सिर्फ डिविडेंड के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा ना, नहीं डिविडेंड नहीं, सॉरी, सरप्लस में और कोई रिजर्व्स में डाल दिया होगा ना, तो उसको भी ऐड बैक करना है, राइट? ऐड क्या करेंगे हम उसमें? ट्रांसफर टू रिजर्व्स, उसको ऐड बैक करेंगे, राइट? क्योंकि माइनस होके आया होगा, तो हमको क्या मिलेगा? ये सब ऐड करके तो आपको रिटेन अर्निंग मिल जाएगा पूरा। उसमें भी वापस क्या करेंगे? अगर कुछ प्रपोज डिविडेंड किया है, यानी डिविडेंड, सॉरी प्रपोज पेड किया डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन रखा है, तो वो भी लेस क्या आएगा रिटेन अर्निंग्स, तो उसमें ये भी ऐड करना पड़ेगा, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऐड डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, राइट? एक्चुअली ये पेड नहीं लिखते नॉर्मली, मैं आपको बता दूं, एक्चुअली प्रपोज ही होता है। क्यों? क्योंकि प्रपोज डिविडेंड यानी नॉन कैश एक्सपेंस एक तरह का, राइट? पेड हम जब करते हो, मैं आपको बताया था, आपको याद होगा कंटिजेंसीज एंड इमरजेंसीज का सेक्शन याद करो, जिसके अंदर लास्ट ईयर का डिविडेंड हम ये साल पे करते हैं। तो नॉर्मली ये साल का जो डिविडेंड होता है ना, ये नॉर्मली प्रपोज ही होता है। क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड होता है, राइट? सो दिस डिविडेंड पेड नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, बट डिविडेंड प्रपोज ही लिखूंगा, राइट? ये सब कुछ ऐड करूंगा तब जाके मुझे क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। बट अगेन ये टैक्स को ऐड किया इसीलिए मुझे क्या मिलेगा? दिस इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। समझ में आ रहा है? बट अगेन एक चीज है इसमें भी, इसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है ना अभी भी, तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम भी अगर होगा तो उसको भी, यानी माइनस किया होगा तो ऐड करना है, और ऐड किया होता तो लेस करना है। समझ में आ रहा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस ऐड करेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम लेस करेंगे। ये समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. So let's get back to the root problem now. Okay. So let's understand it here. Difference between क्या start किया हमने, right? किया प्लस क्या किया? प्रपोज डिविडेंड ऐड किया। इंटरिम डिविडेंड पेड किया हो तो भी ऐड करो, अगर रिजर्व में कोई ट्रांसफर किया है तो भी ऐड करो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन दिया है तो भी ऐड करो, और देखो एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस किया हो तो भी ऐड करो। देखो ये सभी चीज आ गई ना हमारे वो डायग्राम में। यस, आस्था समझ में आ रहा है? हर्षिल? Yes, sir. Yes, sir. ओके, और उसमें से लेस करोगे आप, अगर रिफंड हुआ हो तो उसके जैसे ही बाकी सब इस वजह से रिफंड हुआ है तो लेस करोगे, और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम आ गई है तो भी लेस करोगे। इन अदर वर्ड्स, अगर आपको सरप्लस से, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सरप्लस है तो भी आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मिल सकता है। सो देयर आर टू वेज यू कैन फाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। आपका सम कैसे दिया डिपेंड करता है, यानी अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट प्रॉफिट ही है, जैसे नॉर्मल ये प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो ठीक है, सीधा सीधा मिल जाएगा। और स्टार्टिंग पॉइंट अलग है तो सीधा सीधा नहीं मिलेगा, उल्टी तरह से मिलेगा। क्लियर है? Yes, sir. Working out net profit before tax and extraordinary items may be given by the way of working note. वो वर्किंग नोट से भी आपको दिया जा सकता है, और इन कैश फ्लो स्टेटमेंट itself, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट itself में आपको दिया जा सकता है। Let's understand what is the proposed dividend. Now, proposed dividend both on equity and preference shares are paid after being declared, right? और हमने ये पढ़ा है कि ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के हिसाब से इट इज एज कंटिजेंट लायबिलिटी की तरफ पे दिखाया जाता है, राइट? ये आप पढ़ चुके हो, इसमें हमने डिटेल में चर्चा भी की थी ये चीज पे, राइट? पर मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ आपको समझने के लिए। सो proposed dividend on equity and preference shares are being paid after being declared by the shareholders in the AGM, right? So it is recorded as per AS4 revised contingency and events occurring after the balance sheet date, right? ये हमने पढ़ा था, आपको याद हो तो, right?
सो नाउ दे आर सेइंग द रीजंस, अभी इस पे पूरी चर्चा की है, अभी मैं आपको पूछा हूँ, इसकी चर्चा करने की जरूरत है। डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड, अगर साल के बीच में डिविडेंड पे किया गया हो तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, इसीलिए उसको एड बैक किया जा रहा है। प्रपोज डिविडेंड, वो अगर माइनस किया हो, इट्स अ लायबिलिटी, अगेन इट नीड्स टू बी एड बैक बिकॉज इट डजंट शो द क्लियर प्रॉफिट, करेक्ट प्रॉफिट, राइट। अकाउंटिंग ऑफ प्रपोज डिविडेंड, हमको पता है क्या होता है कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इज एडेड टू द डिटरमाइंड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, राइट। प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड एड बैक किया जाएगा, अगेन आई एम टेलिंग बिकॉज प्रीवियस ईयर का ये साल पे होता है, राइट। जस्ट अंडरलाइन कर देता हूँ। प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर शोन एज आउटफ्लो ऑफ कैश, क्योंकि हमने पता है कि प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड का मतलब क्या होता है, ये साल पे होता है, इसीलिए उसको आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाया जाता है। और ये साल का प्रपोज डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। तो यहाँ पे ये याद रखना कि ये साल का प्रपोज डिविडेंड का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट ऑफ दिस ईयर्स प्रपोज डिविडेंड। क्लियर है ये? Yes, sir. When सर such, हाँ बोलो। सर आपने बोला कि जब हमको नेट प्रॉफिट या हमको रिवर्स मान लें, मतलब मीन्स उल्टा जाना है, तो सर जो नॉन ऑपरेटिंग इनकम एंड एक्सपेंसेस होंगे जो जिसको कैश में डील नहीं हुआ हो, तो सर उसको भी लेंगे कि नहीं लेंगे? अभी टाइम है, टाइम है, अभी तो हम स्टार्टिंग पॉइंट तक आ रहे हैं, बहुत टाइम है। आप आगे की सोच रहे हो, हम तो यहाँ पे जो आए ना बेटा, इट इज जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सपेंसेस तक आए ना, ये तो पहला चरण है, स्टार्टिंग पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है ये, राइट। यहाँ तक आने के बाद बहुत कुछ काम बाकी है अभी, अभी ये कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा नहीं अभी तो। तो इसमें ऑपरेटिंग आपने कुछ नहीं लिया अभी तक सर? अरे बेटा अभी आया ही नहीं, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, हम तो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ रहे हैं। मैं बताऊँ आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी का क्या है सीन, ठहरिए 2 मिनट ठहरिए। ये तो हम पहले पॉइंट पे आए जी, तो अभी तो पहले चरण पे आ गए हो, आप कहाँ इतनी तेज हवा से बात कर रहे हैं। 2 मिनट ठहर जाइए, मैं आपको दिखा देता हूँ कौन से पॉइंट पे था। 43 नहीं, ये सब एक्टिविटीज को चले जाने, ये रहा, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है ये, क्या है स्टार्टिंग, क्या लिखा है हर्षद? ये सर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, ये पूरा काम बाकी है, यू नो दिस वर्क इज स्टिल लेफ्ट, ये पूरा बाकी है। इसके बाद मिलेगा आपको कैश जनरेशन फ्रॉम ऑपरेशंस, और उसके बाद लास्ट में आएगा, देखो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। वी हैव जस्ट कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट, अगेन आई एम रिपीटिंग इट। हम कैश फ्लो का ये पहला चरण है, पहले ही पॉइंट पे आए हैं। ये तो ए है सर, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे पे आएगा आपका कैश फ्लो प्रॉपर्टी एक्टिविटीज लास्ट में, बाद में इन्वेस्टिंग भी है, बाद में फाइनेंसिंग भी है, उसके बाद है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो ये इट इज अ लॉन्ग सम, आर यू गेटिंग इट बेटा? यस सर। राइट। सो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कैश फ्लो फॉर्मेट, में ढूंढना ना पड़े। चलिए आ जाते वापस, राइट। सो डिविडेंड पेड क्यों किया जा रहा है ऐड, ये सबका रीजंस है, राइट। तो लेट्स अंडरस्टैंड इलस्ट्रेशन 14 वंस, राइट। और ये जो नहीं समझ रहे ना, जो नहीं आ रहे, मे बी मेरे उस लेक्चर में भी नहीं आ रहे, मेरे क्लास में इसमें भी नहीं आ रहे, जो नहीं आ रहे वो पछताने वाले हैं, बिकॉज दिस इज वेरी क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस, राइट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड, और उसमें सरप्लस दिया है, राइट। सरप्लस क्या दिया है, सी 2019 का यहाँ पे है, 2020 का यहाँ पे है, right? This is 19 and this is 20, right? So what is a surplus? The difference between the balance sheet, the profit and loss would be, right? It will be 3 lakh, right? क्यों? क्योंकि ये है 5 लाख, ये है 8 लाख, तो definitely it will be 3 lakh,
right? So how it is this is clear. That's the one thing. Dividend payable 2020 का 31 मार्च 2020 का dividend payable 30,000. Proposed dividend for the years ended 31 मार्च 2019 and 20 कितने हैं? Proposed dividend है 3 लाख and 3,50,000 respectively. 3 lakh and 3,50,000 respectively. Prepare the note to show that the net profit before tax and extraordinary item. हमको नोट लिखनी पड़ेगी जो ये दिखाए कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को शो करें. सो व्हाट वी नीड टू फाइंड इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम. तो पहले क्या करेंगे, यहाँ पे सरप्लस से है अपना सम, तो सम स्टार्ट भी सरप्लस से ही करना पड़ेगा. क्लियर? सो द वन थिंग, पहले उन्होंने क्या किया है, लास्ट ईयर का सरप्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्या मिला, 3 लाख मिला, बराबर है. बाद में क्या किया है, सी मैंने पहले भी बताया कि प्रपोज डिविडेंड ऑफ लास्ट ईयर 2019 का प्रपोज डिविडेंड ये है और 20 का ये है. तो हमको क्या लेना है, 19 का. लास्ट ईयर का प्रपोज ये साल पे होगा, राइट. तो 3 लाख को हमको एड बैक करना है. हम 350,000 को छुएंगे भी नहीं, ये साल के प्रपोज डिविडेंड को मारो नहीं, बिकॉज ये साल का प्रपोज डिविडेंड तो बैलेंस शीट डेट के बाद की बात है, बराबर. तो हमको सिर्फ लास्ट ईयर का प्रपोज ये साल जो पे हो रहा है उसको ही एड बैक करना है, राइट. बस मिल गया हमको, और कुछ नहीं करना है. तो आप मुझे पूछोगे सर ये क्या था, तो डिविडेंड पेएबल ऑफ 30,000 2020 का, तो ये साल की वो लायबिलिटी होगी, राइट. मे बी उनका डिविडेंड पे करना बाकी होगा उतना, मे बी, राइट. बट वी डोंट नो अबाउट इट. हमको तो इतना पता है कि लास्ट ईयर का प्रपोज ही ये साल लिया जाएगा, क्योंकि वो पे हो चुका है, जिसको हम एडवेक करेंगे, अदरवाइज नहीं. ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वही कैश आइटम है बेसिकली, बाकी तो कोई कैश आइटम नहीं है. सर अगर डिविडेंड पेबल बाजू में दिया होता तो बाजू में यानी 2019 में दिया होता तो उसमें 2019 में डिविडेंड पेएबल अगर होता तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लायबिलिटी है. लास्ट ईयर का प्रपोज ये साल पे हुआ है, मे बी हो सकता. देखो एग्जांपल में देता हूँ आपको. चलो हम एक कंपनी है, राइट. हमने लास्ट ईयर 3 लाख का डिविडेंड प्रपोज किया, राइट. तो ये साल हमारा फर्ज बनती है कि हमको उसको 3 लाख का पे करना है, बराबर. ऐसा हो सकता है कि 3 लाख का पे करना है, पर लास्ट ईयर का भी कुछ पैसा बाकी ही रह गया है पे करना, तो हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है, उससे फर्क नहीं पड़ता. हमको तो ये देना है कि जो कैश गया है उसको एड बैक करो नेट प्रॉफिट में से. समझ में आ रहा है? यस सर. जो लायबिलिटी है उसको लायबिलिटी रहने दो, उससे उससे क्या फर्क पड़ता है. हमको तो रियल कैश फ्लो से मतलब है अल्टीमेटली. समझते हैं. दूसरा एक सम ऐसा है, फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ द बीटा लिमिटेड, राइट. जो 31 मार्च 2020 है, 31 मार्च 2019 है, और इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है जो कोई चेंज नहीं हुआ है. तो यहाँ पे सरप्लस देखोगे तो सरप्लस में बहुत भारी चेंज दिख रहा है, राइट. लेट्स लुक एट द सरप्लस इन हियर. कितना है चेंज इन सरप्लस, 2 लाख का चेंज है. लास्ट ईयर का था कितना था, ऐसे नेगेटिव में भी जा सकता है सरप्लस, यानी आपको लॉस हो सकता है. तो और ये देखो, राइट, दोनों में अंतर है. समझ में आ रहा है? दोनों बैलेंस. एडिशनल इंफॉर्मेशन यदि ये कि प्रपोज डिविडेंड, राइट, shares of the year 31st March 2019 and 20 और 1,50,000 and 1 लाख रिस्पेक्टिवली. लास्ट का प्रपोज कितना था, हमको वही देखना है, 1,50,000 जो ये सब पे हुआ होगा. यहाँ पे एक और चीज है, इंटरिम डिविडेंड अगर पे हुआ हो, राइट, तो भी उसको एड बैक किया जाएगा, राइट. सम स्टार्ट कैसे होगा, सरप्लस का डिफरेंस क्या है, चलो फटाफट निकालो. 2 लाख, 2 lakhs. राइट. एड प्रपोज लास्ट ईयर का प्रपोज को ऐड किया जाएगा, क्या होगा, 1.5 लाख ऐड करोगे कितना मिलेगा, 3.5 लाख. 3,50,000. ओके. 3,50,000. और इंटरिम डिविडेंड जो पे किया उसको भी ऐड किया जाएगा, क्योंकि लास्ट ईयर का डिविडेंड है, इंटरिम भी 4 लाख हो जाएगा. Yes, sir. यहाँ पे 4,50,000 आ रहा है, कुछ गलत किया हमने. ओहो, हमने ये तो देखा ही नहीं. देखो ये हिडन एडजस्टमेंट है. 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अगर ऐसा है तो उसका 50,000 तो इसका भी पे किया होगा ना हमने 5 लाख पे.
10% लिखा है ना, तो ये देखना है, ये मेरी गलती हो गई। प्रेफरेंस का भी अगर डिविडेंड है तो देखना है। क्लियर हो रहा है ये? Yes, sir. दिस इज माय मिस्टेक, इसको देखा नहीं मैंने, ये देख लिया। बाकी सब बराबर। हमारा 4 लाख आया, 50,000 हमने ऐड करना रह गया था, क्योंकि 10% देखो वैसे ही डिबेंचर्स में भी दिया हो तो सब हिडन एडजस्टमेंट होते हैं, उसको हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। क्लियर? नोट, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर Yes, इज sir. पेड बिफोर डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स। याद रखिए, यहाँ पे लिखा है नोट में, इसको हम जरा अंडरलाइन कर देते हैं तो आपके भी ध्यान में जाएगा। राइट, dividend of preference shares is paid before the dividend is paid on equity shares, right? क्योंकि since dividend is paid on equity shares, dividend on preference shares must have been paid, right? ऐसा माना गया है कि ये पे किया गया होगा, hence it is added to net profit to calculate net profit before tax and extraordinary items. I hope you're clear with this. Right? Illustration 16. From the following information for the year ended 31st March 2020, calculate net profit before tax and extraordinary items. Okay. How are you going to do that? आपको सरप्लस दिया है, ओपनिंग सरप्लस दिया है, क्लोजिंग का, प्रपोज डिविडेंड ये साल का, प्रपोज डिविडेंड लास्ट साल का, कुछ हमने ट्रांसफर भी किया है रिजर्व में पैसा, यहाँ पे देख सकते हो, और कुछ प्रोविजन भी टैक्स किया है। चलो अभी आप खुद ही बताओ, ओके, बाद में सॉल्यूशन ही है, फटाफट हो जाएगा। क्या करोगे? करो करो, खुद देखो, पेन और पेपर लीजिए फर्स्ट। So 9,30,000. 9,30,000. What's your answer coming to, Dusty? Asta? 13,30,000. 13,30,000. What's your answers coming to, Dusty? So 9,30,000. 9,30,000. 13,30,000 is the right answer, right? कैसे? Net profit क्या किया? 5 लाख माइनस 2 लाख, that is 7,40,000. ये आया पहले, आपको मुझे ये बताओ, यही मेन 7,40,000 आया या कुछ और आया? Yes, sir. या में आपका 3,40,000 आया, ऐसा कुछ आया? Yes, 3,40,000 आया था। हाँ, तो वही बता रहा हूँ ना, लास्ट ईयर आपके सरप्लस में 2 लाख था, अभी ये साल सरप्लस में 5,40,000 हो गया, तो 2 लाख का माइनस भी रिकवर किया होगा ना आपने, तो ये साल कितना कमाया होगा आपने? 7,40,000 कमाया होगा, तो ही तो आपका 5 लाख बैठा होगा, क्योंकि 2 लाख का लॉस भी तो उन्होंने रिकवर किया है उसमें से, राइट? तो माइनस माइनस प्लस होता है, वो आपने पढ़ा था, राइट, बचपन में। 5,40,000 माइनस 2 लाख, दैट इज 5,40,000 प्लस 2 लाख, 7,40,000। अभी आपका सम प्रॉपर हो जाएगा, बाद में और कुछ नहीं करना है उसमें। डिविडेंड पेड ऐड करना है, ट्रांसफर वर्क में कैपिटल रिजर्व ऐड करना है, प्रोविजन और टैक्सेशन ऐड करना है, एंड यू गेट इट। क्लियर है ये? Yes, sir. ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन ऑफ प्रीवियस ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एडजस्टमेंट थोड़े टफ हो सकते हैं। एक ये है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वाला, और एक दूसरा एक डेप्रिसिएशन और फर्नीचर वाला है, जो आपको लास्ट ईयर जिन्होंने डेप्रिसिएशन चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ा हो और वो लग रहा है कि हम बच गए, हम निकल गए 11 से, या ये साल कुछ नहीं होने वाला,
तो ये सारा आप देखो क्या होता है अभी, कि वो उसके एडजस्टमेंट थोड़े टफ लेते हैं यहाँ पे, देखते दोनों ही चीज। टैक्स पेड इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश जनरेटेड ऑपरेशंस टू डिटरमाइन कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी तो हम यहाँ पे एड बैक कर रहे हैं, पर ये टैक्स जो डिडक्ट कर रहे हैं ना हम, सॉरी एड बैक कर रहे हैं ना, वो डिडक्ट होगा कैश फ्लो फॉर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मैं फॉर्मेट में चला जाता वापस, और यहाँ पे ABCD देख रहे हो यहाँ पे, उसमें सीधा मैं जाता हूँ एच पॉइंट पे। एच पॉइंट देखो, दिख रहा है आपको? Yes, sir. यस। तो वो जो यहाँ पे जो रखा था ना, वो वहाँ पे वापस आता है, कहने का मतलब मेरा सीधा सीधी बात यही थी, राइट। सो जस्ट अ मिनट। सो ट्रीटमेंट ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो कि है, वो वापस माइनस होगा कहीं ना कहीं आगे जाके। इन केस ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन टैक्सेशन आर गिवन, याद रखिए, प्रोविजन टैक्सेशन आर गिवन, provision for current year is added to determine a net profit before tax and extraordinary items, and provision of tax of previous year is deducted, taking it as paid in the current year, right। इसका क्या मतलब, इसको समझते थोड़ा, व्हाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। प्रोविजन यानी कौन सा बैलेंस होगा इसका, ये लेजर है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का मैं लेजर बना रहा है। बैलेंस कैसा होगा इसका, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। वेरी गुड। सो मैं ये लिखूंगा लास्ट ईयर का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, लास्ट ईयर का प्रोविजन, ये सब ओपनिंग जो बनेगा वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। सबको समझ लो 2 लाख है, राइट। तो ये साल का प्रोविजन, ये साल का अगर प्रोविजन 2 लाख ही है मान लो, राइट, तो ये माना जाएगा कि लास्ट ईयर का पे कर दिया है टू बैंक करके 2 लाख, और नया प्रोविजन को रेज किया है, राइट। सो नया प्रोविजन रेज करने का मतलब कि बाय नेट प्रॉफिट या बाय P&L अकाउंट से प्रोविजन निकला है नया, राइट। ऐसे ये साल का बैलेंस क्लोज डाउन 2 लाख ही है, तो यहाँ पे 2 लाख निकला होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन, नेक्स्ट ईयर बैलेंस कैरी डाउन बनेगा 2 लाख का। ये समझ में आ रहा है? अगर आपका, वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ओपनिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड क्लोजिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन सेम है, उसका मतलब ये होता है कि लास्ट ईयर का प्रोविजन ये साल पे हो गया है, और ये साल का जो प्रोविजन है ना, वो कहाँ से आया है, P&L में से। क्लियर है? Yes, sir. इसका मतलब ये है, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करने का था फिर। सो इन केस द टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज गिवन, राइट, अगर टैक्स हमको दिया है तो प्रोविजन और टैक्स अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऑल द टाइम हमको प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। पर मैं आज नहीं जाऊंगा ये टॉपिक को, छेड़ूंगा नहीं थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि टाइम हो रहा है, तो यहाँ पे मैं स्टॉप करूंगा, कल इसको थोड़ा देखेंगे। पर हाँ, मैं आपको समझ जरूर दूंगा, राइट। हम इसको देखेंगे कल, अच्छे से समझने वाले इसको। सम्स की तरफ जाता हूँ मैं। ओके, आप कौन सा कीजिए, 5 कीजिए, 6 कीजिए, बस 2 ही कीजिए आज, क्योंकि 7 में तो प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन आ जाता है वापस, तो उसमें अकाउंट का होगा लोचा। आज 5 और 6 कीजिए, और पुराना आप वक्त खत्म कीजिए। तो 1 to 6 का मैं आज बना के भेजता हूँ आपको। That's it. बोलिए। ये है बहुत मजेदार, राइट, स्टेप टू स्टेप समझोगे तो। अगर स्टेप टू स्टेप नहीं समझोगे तो ये थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेगा आपको, क्लियर। सो स्टेप बाय स्टेप जाइए, बहुत जंप मत मारिए, राइट। जस्ट अ मिनट। Thank you so much for listening to me. There's one more thing I want to tell you, and that is about fees. Just I'm taking the fees. Just a minute. Okay, so I have the fees in my hand.
Harshil has paid the entire fees. Ayushi is 13,300 is left. Drashti is 13,125 is left. And Asta, your fees is not showing anything. Yours is total fees is pending. Why is so? आपने तो बल्कि 5,000 तो पे किया था starting से. I don't know where they have taken. So Yes, just sir. go. So I don't know. Just go to the account department once and clear out this, right? So मैं बता दूं आस्था आपकी 31,500 पेंडिंग दिखा रही है. आयुषी को बता देना 13,300 पेंडिंग है. हर्षी के पता नहीं 0 पेंडिंग बता रहे हैं. अच्छा आप भी चेक करवा देना, पता नहीं मुझे कुछ भी. और दृष्टि की 13,125 पेंडिंग है, राइट? सो जस्ट ये से मेरा व्हाट क्लियर हो गया सर. Okay, so clear होगा, it's very good. So if it's